हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा के साथ साथ बिहार एसएससी मेंस के लिए जीके जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 2, जिसमें आपको 50 मिक्स क्वेश्चंस दिए जाएंगे और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, और पार्ट 1 का जो पीडीएफ है मैंने बिहार एसआई का जो कोर्स है उसमें डाल दिया है, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, जो लोग पीडीएफ से रिविजन्स करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। इसमें 50 एमसीक्यू जो दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करिए और देखिए कितना आप सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा जो है वो किसकी प्रजाति है? तो अगर आपने सही आंसर यहाँ पे ए को टिक किया तो बिल्कुल सही आंसर होगा गेहूं की एक नई जो कि एक प्रजाति है पूसा सिंधु गंगा। अब देखिए, गेहूं की अगर अन्य किस्मों की बात करें, जैसे कि इम्पोर्टेंट जो होता है राज, याद रखिए राज 3077, राज 3077 होता है। यूपी होता है यूपी 308, यूपी 308 भी इसी के अंतर्गत आता है। कल्याण सोना, याद रखिएगा कल्याण सोना जो है वो भी गेहूं की ही प्रजाति है। और करनाल बंट जो होता है वो गेहूं की एक बीमारी होता है, यानी गेहूं में लगने वाला एक रोग कह सकते हैं, बीमारी कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, राज 3077, साथ ही साथ यूपी 308, कल्याण सोना, ये सभी गेहूं की प्रजाति है, मतलब किस्म है। अगला है कि भारत ने विभाजन के दौरान पाकिस्तान के लिए उगाने वाले क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था। कौन सा, किस चीज़ के उगाने वाले क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था भारत ने विभाजन के दौरान? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन डी, कपास। कपास बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब आया था? भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम जो वो कब आया था? तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था कब? 1951 में। 1951 में, जिसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि जिसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। पहले संशोधन ने भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा था, और साथ ही साथ इसने भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको प्रतिबंधित किया था इस संशोधन ने। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया और खास करके एसएससी ने इसको बहुत बार पूछा, 1951। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट वन है कि संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पर पुस्तक है। अष्टाध्यायी जो है वो किस चीज़ पर आधारित एक पुस्तक है? संस्कृत विद्वान पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी को, और अष्टाध्यायी जो है वो व्याकरण की एक पुस्तक है। संस्कृत का सबसे पहला जो कि व्याकरण जो है यही था अष्टाध्यायी। इसको अष्टक के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अष्टाध्यायी जो है इसको अष्टक भी कहते हैं, कहीं कहीं अस्तक लिखता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, हो सकता है कहीं अस्तक ही दे दे। अगला है कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस जो सीरीज हमारा ये जो चल रहा है इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो बार बार रिपीटेड होते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे आपको मिलेगा जो शायद आप पहली बार सुनेंगे। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन के लिए आप इस सीरीज़ को रेगुलर फॉलो करिए। जो भी सीरीज इसके आएंगी आप उनको कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली को। अब स्ट्राम्बोली जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है ये एक्चुअली है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि इटली के जो सिसिली के उत्तर में, इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर यह स्थित है, और यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में हम जानते हैं स्ट्राम्बोली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल नहीं करते हैं? निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं? गेस करिए क्या बनेगा सही आंसर। राज्यपाल नहीं करते हैं, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये पॉइंट गलत है। महाधिवक्ता भी राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्ति किया जाता है, जबकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पे हम सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे, ये आपका ऑप्शन सी होगा। अगला है कि लोक नृत्य बोहाग बिहू, जिसे हम लोग रंगोली बिहू या फिर हत बिहू के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ प्रचलित है? तो बिहू हम जानते हैं कि असम के अंतर्गत है, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, असम आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, असम बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के, ध्यान दीजिएगा, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? यहाँ पे आपको बताना है कि सही उत्तर का चयन करना है कूट से।
तो देखिए पहला चीज़ गवर्नर के संबंध में यानी राज्यपाल की बात करते हैं तो उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति इनकी होती है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये पद पर रहते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में, जबकि जो राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति होता है या फिर केंद्र की कार्यपालिका शक्ति होता है वो राष्ट्रपति में निहित होता है, तो ये भी सही है। और सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चारों के चारों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि परमाणु संख्या 86 का तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु संख्या 86 का जो तत्व है किस ब्लॉक से संबंधित है। तो आपको हम पहले भी बताया है, साइंस की जो हमारी बहुत सारी सीरीज आई है उसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 13 से लेकर के 17 और साथ ही साथ एक 18, ये जो सब समूह है, आप पिक्चर स्क्रीन पे देखिए, पिक्चर आपको दिख रहा होगा, लास्ट के जो 13 से लेकर के 18 तक के समूह हैं, इसमें जितने भी तत्व आते हैं वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, पी ब्लॉक के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 86 जो आता है वो रेडॉन कहाँ पे आएगा, रेडॉन भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो पी ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, रेडॉन आता है 86 पी ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अपनी मृत्यु के दौरान किसने कहा था कि मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था परंतु मेरी यह इच्छा पूरी ना हो सकी। ये कथन किसका है। अपनी मृत्यु के दौरान किसने कहा था कि मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था परंतु मेरी इच्छा पूरी ना हो सकी। यह कथन किसका है, यह बात किसने कही थी। तो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने ये बात कही थी। अच्छा, मोतीलाल नेहरू से संबंधित 2-3 पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। जैसे मोतीलाल नेहरू ने 1928 में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति भी बनाई थी, मतलब समिति की अध्यक्षता इन्होंने किया था। साथ ही साथ नेहरू रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया था 28 अगस्त 1928 को। नेहरू रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा था। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये डेट आपको याद रखना है, 28 अगस्त 1928 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि धर्म सूत्रों एवं स्मृतियों के काल में आसुर, आर्स, देव और पैशाच आदि किसके प्रकार है। धर्मसूत्रों और स्मृतियों के काल में आसुर, आर्स, देव और पैशाच जो थे वो विवाह के प्रकार थे, विवाह के प्रकार थे, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंबुकर्णी नली मानव शरीर के किस हिस्से में स्थित है। कंबुकर्णी जो नली है वो मानव शरीर के किस हिस्से में स्थित है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कंबुकर्णी नली का संबंध हो जाता है कान के साथ, कान के साथ, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कान के साथ। अगला देखिए, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको सीटी स्कैन के नाम से जानते हैं, सीटी स्कैन आमतौर पर क्या उपयोग करती है, यानी कि सीटी स्कैन में किसका उपयोग किया जाता है। तो सीटी स्कैन में एक्सरे का उपयोग करते हैं, एक्सरे का। और एक्सरे की खोज किसने की थी, रोंटगन ने। ठीक है, रोंटगन ने 1895 में इसकी खोज की थी, एक्स किरण की। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजारने के दौरान निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज़्यादा बिखरेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको याद रखिएगा। जब अगर प्रिज्म की हम बात कर रहे हैं तो प्रिज्म से अगर श्वेत प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है, 7 रंगों में विभक्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 7 रंग विभक्त होता है, सबसे कम जो विचलित होता है, सबसे कम विचलित रेड कलर का होता है और सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो वॉयलेट कलर का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि ये इसको दर्शाया जाता है कोण के रूप में। तो यहाँ से अगर प्रकाश जा रहा है तो देखिए सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है, सबसे ज़्यादा जो विचलित हो रहा है वो आपका कौन सा, बैंगनी कलर होता है, सबसे ज़्यादा बैंगनी कलर, और सबसे कम लाल कलर, और सबसे कम लाल कलर जो कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिखरने के बाद, जिसको हम लोग प्रकीर्णित कहते हैं, स्कैटरिंग इंग्लिश में कहा जाता है। तो अगर ये सबसे कम प्रकीर्णित हो रहा है तो इसका तात्पर्य ये है कि इसका तरंगदैर्घ्य जो होगा वो ज़्यादा होगा, और यही कारण होता है कि तरंगदैर्घ्य इसका ज़्यादा होने के कारण इसको हम लोग जो कि रेड कलर को खतरे के सिग्नल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक दिखाई पड़ जाता है, ज़्यादा छितराता नहीं है, मतलब बिखरता नहीं है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन होमिनिडी के परिवार से संबंधित है। होमिनिडी के परिवार से संबंधित है। अब होमिनिडी परिवार के अंतर्गत क्या हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए सही आंसर पहले बात कर लेते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा पुरुष। और होमिनिडी के अंतर्गत हम यहाँ पे लिखे हैं, देखिए होमिनिडी में महान वानर शामिल होते हैं, वानर। अब वानर के अंतर्गत देखिए वन मानुस, साथ साथ गोरिल्ला आ जाते हैं, चिंपैंजी आ जाते हैं, बोनोबोस, और एक मानव भी इसी के अंतर्गत आता है, होमोसेपियंस जानते हैं आप।
तो ये सब इसके अंतर्गत आता है, होमिनिडी के अंतर्गत ही आते हैं, वनमानुष, गोरिल्ला, चिंपैंजी और मानव। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर की हम बात करें, परमाणु संख्या तो 8 होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं स्टार्टिंग के जो कुछ लेटर्स हैं, मतलब कि स्टार्टिंग के जो कुछ तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका परमाणु द्रव्यमान अगर हम निकालते हैं तो लगभग उनके दुगने के आसपास होता है। तो स्टार्टिंग के दुगने करेंगे तो आप 8 दूनी की 16, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्ष खाली स्थान में भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किया था। कब? ये डाक टिकट विशेष रूप से कब जारी किया गया था? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, 1968 में। कब? 1968 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात हरित क्रांति की जा रही थी। तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा कि हरित क्रांति शब्द जो किसने गढ़ा था, तो विलियम गॉड ने। और हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी उपायों को अपनाया था। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में मानी जाती है। ये चीज़ याद रखेंगे। अगला है कि जमुनापरी और बीटल किसकी नस्ल है? जमुनापरी और बीटल जो किसकी नस्ल है? प्रीवियस पेपर में अगर हम देखेंगे तो हम जानते हैं कि एसआई में एक टॉपिक है जो कि पशुओं के नस्ल से संबंधित। तो ऑलरेडी मैं इस पर 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ट्रिक माध्यम से याद करा है, एक बार अगर वीडियो को देख लेंगे तो फिर कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अलग अलग पशुओं के नस्ल। ठीक है, तो यहाँ पे जमुनापरी और बीटल जो है किसकी नस्ल है? तो बकरी की नस्ल है। बकरी की नस्ल में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बर्बरी याद रखेंगे, जमुनापरी, बीटल, साथ ही साथ मैं आपको और बताता हूँ, सुरती याद रखिए, सिरोही याद रखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। एक और याद आ रहा है उस्मानाबादी। ठीक है, उस्मानाबादी, वो भी याद रखेंगे। अगला है कि शुद्ध जल किस तापमान पर, तापमान में यहाँ पे फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं, शुद्ध जल किस तापमान में जम जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पानी जो जमता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर, और 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है, जिससे कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टॉप लेवल पे होता है। ठीक है, लेकिन उसी तरह से अगर हम फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में बात करें तो 0 डिग्री जो होता है वो 32 डिग्री के बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब यहाँ पे अगर हम पूछा जा रहा है कि जमता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता था तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमेगा। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट पर जो कि उबलता है, तो यहाँ पे फिर 212 पर टिक करते। तो जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप राइट आंसर गेस करिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको चाल्कोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं? तो चाल्कोलिथिक युग यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी, ताम्रपाषाण युग। ठीक है, ताम्रपाषाण युग। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि ताम्रपाषाण युग क्या था, चाल्कोलिथिक पीरियड क्या था। यहाँ पे देखिए ताम्रपाषाण युग या फिर ताम्रपाषाण संस्कृति का आरंभ नवपाषाण युग के बाद हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, ये आप थोड़ा सा गेस करने में जो कि सहूलियत होगी। याद रखेंगे कि नवपाषाण युग के बाद ही आया था आपका ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग या फिर ताम्रपाषाण संस्कृति में उपकरण, औजार और हथियार के निर्माण में पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया जाने लगा। इस वजह से इसको ताम्र कहा जाता है। ताम्र मतलब तांबा और पाषाण मतलब कि पत्थर, दोनों का भी प्रयोग होने लगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको ताम्रपाषाण युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रहेगा, जो नवपाषाण युग है, नवपाषाण युग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें खोजी गई थी। तो नवपाषाण के अंतर्गत कृषि और पहिए का जो आविष्कार हुआ था इसी के अंतर्गत हुआ था। साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, जो पूरा पाषाण काल की बात करते तो उसमें आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। ये सब क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना है। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि अपक्षय का विचार संबंधित है किससे? अपक्षय का विचार संबंधित है, तो जिसको हम लोग इंग्लिश में वेदरिंग शायद कहते हैं, वेदरिंग। तो अपक्षय जो होता है एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मिसेज फनीबोन्स है, मिसेज फनीबोन्स पुस्तक के लेखक है? निम्नलिखित में से कौन मिसेज फनीबोन्स पुस्तक के लेखक है? फनीबोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ट्विंकल खन्ना यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ट्विंकल खन्ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है?
यानी सभी राज्यों में सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो इसी का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अब यहाँ से देखिए कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक एक करके समझ लेते हैं। जनसंख्या घनत्व एक्चुअली होता क्या है? जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल या फिर असाधारण रूप से इकाई मात्रा में जनसंख्या का माप होता है। मतलब कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत जितने व्यक्ति रहते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। एक प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर जो हम कह सकते हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल। अब राज्य द्वारा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत सबसे उच्चतम, देखिए उच्चतम में 5 राज्य यहाँ पे टॉप पर है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व किस राज्य का? बिहार का, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। पश्चिम बंगाल सेकेंड रैंक पे 1028, केरल थर्ड रैंक पे 859, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे 828 के साथ, और लास्ट में 5 नंबर पे हम रखेंगे हरियाणा 573। ये राज्यों के क्रम हो गए जो कि उच्चतम के रूप में। अगर निम्नतम की बात करें तो निम्नतम में यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नतम में सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का 17, उसके बाद मिजोरम का 52 और सिक्किम का 86। तो ये 3 आपके हो गए निम्नतम के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में 52, सिक्किम में 86। अब ये तो हो गए राज्य के संदर्भ में, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व है कितना? 46। और वहीं सबसे अधिक जो है वो दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि आप देख सकते हैं कितना भीड़ भाड़ है दिल्ली में। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस बताए गए इनको आप याद रखें। हो सकता है कि क्वेश्चंस घुमा करके भी पूछा जाए, या फिर हम आने वाले जो भी सीरीज़ होंगी, जो भी क्वेश्चंस हमारा बनेगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूँगा, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। लिथियम निम्नलिखित में से बताइए कि नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? यानी कि लिथियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो केंद्र में हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि बाहर की ओर चक्रण कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। और लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम में क्या कितने नंबर पे आता है? इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, और परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या लगभग बराबर होती है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पत्राचार विभाग था? पत्राचार विभाग था। दिल्ली सल्तनत में जो भी विभाग थे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है चाहे कोई भी एग्जाम्स हो। तो देखें, दीवाने अर्ज तो सैन्य विभाग था, खैरात की जो बात करें तो ये दान विभाग कह सकते हैं, रियासत यहाँ पे नहीं होगा, इंसा जो है वो आपका सही होगा, ऑप्शन डी इंसा पत्रकार विभाग था। अब यहाँ पे हम देख लीजिए, समझ लेते हैं सब कुछ। सरकार के विभाग जो थे वो कौन कौन से थे? तो दीवाने जो विजारत था, दीवाने विजारत क्या था? तो राजस्व और वित्त विभाग। दीवाने विजारत, राजस्व और वित्त विभाग। दीवाने अर्ज की बात करें तो अर्ज यानी कि ये इसके जो अधिकारी होते थे अरिज ए ममालिक के नाम से जानते थे, नेतृत्व वाला सैन्य विभाग हुआ करता था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। दीवाने इंसा की बात करते तो शाही पत्र या फिर व्यवहार का विभाग हुआ करता था, यानी पत्र, यहाँ पे पत्रकार विभाग यही था। इसके बाद हम यहाँ पे देखें दीवान ए रिसालत की देखें तो विदेशी मामलों का विभाग था, ऊपर में देखे थे हमने। दीवान ए रिसालत जो था विदेशी मामलों का विभाग हुआ करता था। दीवान ए बंदगान जो है वो दासों का विभाग है, फारसी में बंदगान, गुलाम को ही दास को ही कहते थे। दीवान खैरात एक दान विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया था। दीवान मुस्तखराज जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये बकाया वसूल करने के लिए था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया था। इसके साथ एक और है यहाँ पे दीवाने को ही कृषि विभाग हुआ करता था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनाया था। तो ये सभी विभाग आपको याद होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है। इस कमेटी के चेयरपर्सन किसको बनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है, और ये सब क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आपने हमारे जून 2022 वाली करंट की देखा होगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसका मास्टर वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5 सदस्यीय जो मसौदा समिति तैयार की गई थी उसके चेयरपर्सन बनाया गया था सेवानिवृत्त जज रंजना देसाई को। रंजना देसाई यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि अगर आप रेगुलर इसी तरह के क्वेश्चन चाहते हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। हाल ही में मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस तो ये प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। 2022 में इस दिवस का जो थीम है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित भोजन और बेहतर स्वास्थ्य, यानी दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही। राइट आंसर सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे, दोनों कथन सही है।
अगला है कि जून 2022 को जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो किसे टिक करेंगे? ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु टॉप पर रहा। ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। यहाँ पे देखिए आपको सही कथन चुनना है। पहला है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है कि डेनमार्क टॉप पर है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। और भारत का स्थान फुल मार्क्स मिला था 180 में 180। तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो ध्यान रखिएगा 180 था। अगला है कि किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया? ब्लू ड्यूक को राज्य तितली के रूप में घोषित किया किस राज्य ने? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे सिक्किम। अगला देखिए कि चंदन नगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। बंगाल के तत्कालिक नवाब वो कौन थे जिन्होंने हुगली नदी के दाहिने तट पर एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की? कौन है वो? तो इनका नाम है इब्राहिम खान। इब्राहिम खान, ऑप्शन सी इब्राहिम खान। ठीक है, अगला प्रश्न। डच ने भारत में अपना पहला जो कि उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था? डच ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था? गेस करिए। तो अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया, मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम कहते हैं, तो सी बिल्कुल सही आंसर है, मसूलीपट्टनम में। 1742 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के रूप में कौन थे? इनकी नियुक्ति की गई थी। भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत देखी थी। गवर्नर के रूप में वो कौन थे जिनकी नियुक्ति मतलब की गई? भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत इन्होंने देखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। ठीक है, ऑप्शन सी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों के दूसरे गवर्नर थे। उन्हें भारत में किसका श्रेय दिया जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था वो भारत में पुर्तगालियों के दूसरे गवर्नर थे, पहला अल्मीडा था। तो बताइए कि उन्हें भारत में किसका श्रेय दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना है। तो साम्राज्यवाद की नीति का श्रेय दिया जाता है। साम्राज्यवादी की नीति का श्रेय इनको दिया जाता है, ऑप्शन बी। यूरोपीय व्यापारी भारतीय कपड़ों को किस नाम से जानते थे? यूरोपीय व्यापारी जो थे वो भारतीय कपड़ों को किस नाम से जानते थे? किस नाम से जानते थे? ऑप्शन ए हो जाएगा, मसलिन। ठीक है, मसलिन कहते थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। पहला पॉइंट है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। बिल्कुल सही है कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकता। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भी बिल्कुल सही है कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट है लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा का सभापति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तब वहाँ पे उपाध्यक्ष जो कि इस सभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अगर वो भी अनुपस्थित है तो यहाँ पे राज्यसभा के उपसभापति करते हैं, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है टोटली। तो कहेंगे 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन 3 आपका गलत था। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सही क्या बताना था? 1 और 2। अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में अच्छे से लिखा गया। धन विधेयक, ऐसे विधेयक जिनमें सरकार के खर्चों से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें धन विधेयक मनी बिल कहा जाता है। धन विधेयक उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया। ठीक है, यह एक सरकारी विधेयक है, इसे संसद केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ये क्वेश्चन खुद पूछा जाता है। ठीक है, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा पर केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बताइए कि एक प्रकार का क्या है? तो प्रिंटर की बात करते हैं तो प्रिंटर हम जानते हैं कि वो एक आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, इसलिए बी हो जाएगा सही आंसर। 1920 में मूक नायक अखबार को किसने शुरू किया था? 1920 में मूक नायक अखबार को किसने स्टार्ट किया था? तो बी सी होगा करेक्ट आंसर, VR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी ने स्टार्ट किया था 1920 में मूक नायक अखबार। नेक्स्ट वन है कि पहला कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ?
तो पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में पारित हुआ था 1881 में, ठीक है। और नियमित जनगणना जो स्टार्ट हुई थी 10 वर्ष पर, प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना, वो भी 1881 से ही लॉर्ड रिपन के समय में ही हुई थी। और इनको स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी हम जानते हैं। 1881 के अधिनियम का उद्देश्य श्रमिकों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करना था। अधिनियम मुख्य रूप से बाल श्रम की समस्या से निपटता है। अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम के घंटे तय किए गए और महिलाओं के लिए भी काम के घंटे एवं मजदूरी तय की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि यहाँ पे सत्य नहीं है। तो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आपको हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ आप हम लोग कमेंट करके बताइए, क्या एक पार्टिकुलर आप वीडियो चाहते हैं जिसपे मैं आपको बताऊं कि आपको कैसे तैयारी करना है एसआई की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। आप बताइए कि क्या आप लोग इस पर एक पार्टिकुलर वीडियो चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बना दूंगा और बता दूंगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है डेली, यानी डेली रूटीन क्या होना चाहिए आपको एसआई के लिए। तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है कि इसके रिगार्डिंग यहाँ आप लोग एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना कि कौन सी अवधि सत्य नहीं है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 था, द्वितीय 56 से 61 था, तृतीय 61 से 66, लेकिन चौथी यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि 66 में हम जानते हैं कि जो अकाल आया 1966, यहाँ पे 1966 में 1966 से लेकर के 1969 तक, यार मैं 1600 क्यों लिख दे रहा हूँ, 1969 तक 3 साल जो कि वार्षिक योजना चली थी। तो यहाँ पे योजना अवकाश के रूप में हम जानते हैं। उसके बाद 69 से लेकर के 74 तक, 69 से 74 तक हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय 1969 से 74 तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 पॉइंट्स है, दोनों को अच्छे से पढ़िए और बताइए कौन सा सही होगा, संबंधित है, बताइए। तो पहला है कि ब्रह्मांड वर्ष सूर्य की परिक्रमा से संबंधित है। क्या ये सही है? जो कि बिल्कुल सही है कि ब्रह्मांड वर्ष जो होता है वो सूर्य की परिक्रमा से संबंधित है। सूर्य को अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में मध्य भाग को 25 दिन, जबकि ध्रुवीय भाग को 30 दिन का समय लगता है। ये क्वेश्चन आपका IAS में पूछा गया, यूपीएससी का सवाल है। तो थोड़ा सा आप इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को भी ब्रह्मांड से संबंधित जो है चैप्टर उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया गया था। राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान जो कि प्रतिपादन किया गया, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, बलबन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, गयासुद्दीन बलबन के नाम से इसको जानते हैं। और इन्होंने अपने विद्रोहियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था, जिन्हें इलाही की उपाधि इसने धारण की थी। साथ ही साथ इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया तुर्कान चहलगानी को इसने समाप्त किया था। और रही बात, तो इसने सिजदा और पाबोस प्रथा को स्टार्ट किया, नवरोज पर्व को स्टार्ट किया था। तो ये कुछ इससे संबंध में इंपॉर्टेंट चीज़ है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सुमेलित नहीं है। तो अच्छे से पढ़िए और बताइए क्या गलत होगा। जैसे एनीमोमीटर की बात करते हैं तो वायु की चाल नापा जाता है, अमीटर से विद्युत धारा हो गया, टैक्योमीटर से दबांतर, ये गलत है। क्योंकि टैक्योमीटर अगर हम बात करें तो इससे हम याद रखते हैं कि जो वायुयान की गति होती है, ठीक है, वायुयान की जो गति होती है वो मतलब मापा जाता है टैक्योमीटर से, ये एक चीज़ गलत होगा। और पायरोमीटर से तो उच्च तापमान को मापते ही हैं, तो सी यहाँ पे गलत है। अगला है कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है। देखिए, इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को डाउट होगा। उत्प्रेरक का कई जगह आपने पढ़ा होगा कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, ये गलत चीज़ है। अगर आप इसको विकिपीडिया भी पढ़ोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उत्प्रेरक एक ऐसा चीज़ होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बढ़ाता है। हो सकता है कि कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया को धीमी करते हैं, कुछ बढ़ाते हैं, तो वो उनके गति को परिवर्तित करता है। ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बढ़ाता है, मतलब ज़्यादातर तो होते हैं कि वो बढ़ाते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ बढ़ाते ही हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे सही आंसर आपका सी होगा। कई जगह आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बढ़ाते हैं मिलता है, लेकिन वो गलत है, थोड़ा सा आप सुधार करेंगे।
उत्प्रेरक देखिए वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में मात्रा तथा संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है। यानी कि एक चीज़ आप समझिए कि कैटलिस्ट जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, उसी को उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कन्फ्यूजन्स पॉइंट है, इसको याद रखना। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाए जाते हैं? एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आंत में पाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, आंत में पाया जाता है। ठीक है, आंत में। अगला है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? सीधे ही वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर सकता है। तो हम यहाँ पे देखिए मूल अधिकारों के संदर्भ में दो प्रकार के रीट जारी होता है। एक तो आपका उच्चतम न्यायालय करता है, यानी एक हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है और एक सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है। जो हाई कोर्ट जारी करता है वो हाई कोर्ट के अंतर्गत 226 आर्टिकल है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 32 होता है। तो 32 यहाँ पे ऑप्शन डी पे जा सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा जो कि ऑप्शन ए को टिक करेंगे। खारवेल का हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, इससे राजा नंद के बारे में हमें अभिलेख प्रमाण मिल जाता है। मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ है कौन सा? आंत में रहने वाला प्रोटोजोआ कौन सा? अभी जस्ट हमने ऊपर में देखा था हिस्टोलिटिका, यही आपका ऑप्शन बी, हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने की बात करते हैं तो पृथ्वी का घूर्णन भी होगा, वायुदाब और पवन भी होगा, महासागरीय जल का घनत्व भी होगा। लेकिन पृथ्वी का परिक्रमण जो होता है वो महासागरीय धाराओं से संबंध में ये इसके कोई मतलब रोल नहीं होता है। तो 1, 2, 3 ही यहाँ पे करेक्ट है, इस वजह से सी को टिक करेंगे, 1, 2, 3। ठीक है, 3 बिल्कुल सही होगा। अगला है जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया होगा। और चैनल पे पहली बार आए यार, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और रेगुलर हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ आप हमारे जो कि पेड कोर्स में जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत ही कम कीमत पे आपको सारी चीज़ें जो कि प्रॉपर तरीके से एसआई के लिए आपको प्रिपरेशन कराया गया, जितने भी उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड कराए गए, तो आप जाकर के वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहाँ पे। एनसीईआरटी का एमसीक्यू भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर के ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारी एकाधिकार को समाप्त किया? देखिए यहाँ पे चाय और चीन के साथ जो व्यापार है इसको छोड़ने की बात की जा रही है। जब छोड़ने की बात करते हैं तो 1813, लेकिन अगर पूरी तरह से समाप्त करने की बात करता तब वहाँ पे हम 33 पे जा सकते थे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका पिछली बार पूछा गया, तो ध्यान में रखना है। सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, सिर्फ और सिर्फ 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये ध्यान रखना है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 50 क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और 50 क्वेश्चन में से काफ़ी अच्छा स्कोरिंग आपने किया होगा। जो भी स्कोरिंग किया आपने जल्दी से नीचे कमेंट्स करके बताइए। और साथ ही साथ जो मैंने आपको ऊपर में पूछा था कि आप प्रॉपर एक वीडियो चाहते हैं जिसमें आपको बताया कि किस तरह से आपको एसआई के क्वेश्चंस को डील करना है, किस तरह से अपने रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, किस तरह से आपको आगे की स्ट्रैटेजी आपको रेडी रखना है एसआई के लिए, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो ला सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।